नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा मेंस आंसर राइटिंग को कैसे लिखा जाए। बीपीएससी के एग्ज़ाम में मेंस आंसर राइटिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और वहीं एक जगह है मेंस जहाँ से आप अच्छा स्कोर करके अपना रैंक बढ़िया कर सकते हैं या अपने मनचाहा रैंक को आप पा सकते हैं। तो बहुत लोगों में कंट्राडिक्शन रहती है कि एक अच्छे आंसर को कैसे लिखा जाए, उसकी कुछ बारीकियां हैं, कुछ तकनीक है। तो आज उन सारे डायमेंशन पे हम बात करेंगे जो हमारे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के लिए उपयोगी होगा। हालांकि दोनों परीक्षाएं अप्रैल में है तो उन दोनों के लिए उपयोगी है। तो ये चैनल का नाम हो गया और मेरा जो है विजन आईएएस में 3 साल का कॉपी वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस है और अभी अनअकैडमी पे 2 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ कॉपी वैल्यूएशन का। तो मिला जुला के 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कि मेंस आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के क्वेश्चन में क्या अंतर है। हम यहीं पे इसी फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं सोचा कि अपना एक्सपीरियंस एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ और आज हम मेंस आंसर राइटिंग के सारे डायमेंशन को कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट इस पार्ट को क्यों दिया जाता है। हम देख लेते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये तो पहले 3 पार्ट में होता है। इसके 3 चरण कह सकते हैं। प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। यहाँ पे आप 150 क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स होता है। यहाँ पे अगर हम हिंदी को हटा दें, हिंदी 100 नंबर का होता है तो ये तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसको हम हटा देते हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और ऑप्शनल एक पेपर होता है। ये तीनों का वेटेज होता है 900, 300 पर पेपर होता है। तीनों का वेटेज हो गया 900 और इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का। जो प्रीलिम्स है ये तो केवल क्वालिफाइंग है कि आप मेंस को लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 900 मार्क्स का डिफरेंट है और आप देखेंगे कि किसी स्टूडेंट का कट ऑफ की बात जहाँ पे कर रहे हैं तो 450 से 500 के बीच में वैरी करता है कट ऑफ। 63rd में 508 के आसपास गया था, 64th में 400 मतलब 54 गया था। तो वहीं 450-500 के बीच में वैरी करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का आप देखेंगे तो किसी को इसमें 600 नंबर आता है तो वहीं किसी को आप देखिएगा 350, 250 इस टाइप का नंबर आता है। तो आखिर देखिए दोनों लड़का तो प्रीलिम्स क्वालिफाई है। आप वहाँ पे नहीं कह सकते कि कौन तेज है कौन कमज़ोर है। मानते हैं किसी को 2 नंबर 4 नंबर ज़्यादा आया हो, लेकिन यहाँ पे तो सीधे 200-300 का नंबर का डिफरेंस हो जाता है। तो आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि 2 लड़का अगर सेम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है लेकिन मेंस में उसमें इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अंतर तो कुछ होगा। अब देखिए इंटरव्यू का 120 नंबर का है तो यहाँ पे ज़्यादा आप स्कोर करने की संभावना आपको नहीं है। आप बहुत अच्छा करेंगे 80 नंबर करेंगे, इससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं। मानते हैं 85 तक मिल सकता है। आपका बहुत ख़राब जाएगा 50 तो मिल जाएगा, 50 से तो कम आप नहीं करिएगा। तो अगर आप कुछ लोग कहता है कि इंटरव्यू में हम लीड ले लेंगे, ठीक है आप 35 नंबर का लीड ले लीजिएगा, 35 नंबर का लीड आप ले लीजिएगा। लेकिन जो लड़का यहाँ पे 200-300 का लीड ले चुका है उसे आप कहाँ पे कंपेयर कर पाइएगा। तो मेंस का काफ़ी स्कोप है कि आप अपने मनचाहा रैंक को हासिल कर लें। तो इसमें कौन कौन सी बारीकियाँ, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेंस के बारे में कहा जाता है हम 2 केस स्टडी ले लेते हैं। मानते एक्स लड़का है, ये वाई लड़का है। ये लड़का में ज्ञान बहुत ज़्यादा है, मतलब इन एक्स लड़का जो है सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, हर चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझता है, लेकिन इसकी लेखन शैली जो है, राइटिंग स्किल जो है ये साधारण है। ये जो आंसर लिख रहा है मेंस का वो साधारण है, हमेशा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, नॉलेज लेवल इसका काफ़ी अच्छा है। और एक दूसरा लड़का जिसका ज्ञान का लेवल
साधारण है, इससे कम है, लेकिन लेखन क्षमता उसकी उत्कृष्ट है, मतलब वो काफ़ी अच्छा लिखता है। तो संभावना है कि ज्ञान इसके पास ज़्यादा है, ज्ञान इसके पास कम है, लेखन क्षमता इसकी साधारण है और इसका उत्कृष्ट है। तो इस लड़के की, वाई लड़के की सिलेक्शन होने की काफ़ी हद तक संभावना है, और एक्स लड़का का सिलेक्शन हो भी सकता है तो उसको अच्छा रैंक नहीं मिलेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। देखिए, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका होगा इसका नहीं होगा, एक संभावना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये भी कहा जाता है, आप किसी अच्छे टीचर से मिलिएगा तो उनका, बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर आपको यूपीएससी करना है या बीपीएससी करना है तो आपको आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं एक ऐसा जगह है जहाँ से आप अपने रैंक को बहुत अच्छा पा सकते हैं। ठीक है। और वैसे भी यूपीएससी या बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ये मुख्य परीक्षा के लिए एक छटनी है। तो एक मतलब वो पूरे तरीके से इसको एक प्रीलिम्स को एग्ज़ाम भी नहीं मानता, एग्ज़ाम को तो मेंस को ही एग्ज़ाम मानता है। सारा फोकस जो होता है कोई भी कमीशन का, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, उसका सारा फोकस मेंस पे ही होता है। प्रीलिम्स तो एक छटनी की प्रक्रिया, उसमें स्पष्ट ए लाइन लिखा होता है। तो अब आप इतना से समझ गए होंगे कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन सी टूल है, कौन रणनीति है, तो आइए हम देख लेते हैं। मानते हैं एक अच्छा आंसर लिखना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी कुछ बेसिक पॉइंट हैं। इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट है और कुछ सब पार्ट है, उसको भी हम देखेंगे। तो जो सबसे बेसिक पॉइंट है, हमको समझना होगा प्रश्नों को समझना। जब तक हम प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। अभी हम पूरे पॉइंट लिख देते हैं, बाद में डिटेल करके एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। प्रश्न की रूपरेखा क्या होगी? प्रश्न की जो रूपरेखा है, मतलब क्या तकनीक अपनाएंगे कि हमारा प्रश्न का मतलब उत्तर का जो होगा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और एग्जामिनर खुश होकर ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट है इसमें। शब्द सीमा क्या होगी, कितने शब्दों में हम अपने आंसर को लिखेंगे, उत्तर में एक संतुलन कैसे बनाएंगे, हम संतुलन कैसे बनाएंगे, उसके बाद उत्तर जो हमारा होगा उसको हम कैसे कहेंगे कि उत्तर मेरा अच्छा है, व्यवहारिक है, प्रमाणिक हम कैसे कह सकते हैं। तो प्रमाण के साथ हम बात करेंगे तो प्रमाणिकता हमारे उत्तर की कितनी होगी और कैसे होगी, हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद उत्तर में हमारी भाषा शैली क्या होगी। हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में कभी कभी ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जो हिंदी में प्रचलन में नहीं है, उन शब्दों का प्रचलन अंग्रेजी में ही है, तो उन शब्दों के साथ हम कैसे डील करेंगे, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। और लास्ट में हमारी आती है प्रस्तुतिकरण। मतलब आंसर हम लिख रहे हैं तो एक मेरा आंसर का आउटलुक क्या होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर पन्ना पलटे तो उसको आंसर कैसा दिखना चाहिए, मतलब कैसा प्रस्तुत होना चाहिए उसके सामने। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट पे हम धीरे धीरे बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि जब सारे बात हम समझ गए तो कब लिखना स्टार्ट करें। ये भी बहुत लोगों को समस्या होती है। कुछ लोग कहता है कि डे 1 से लिखिए, कुछ लोग कहता है नहीं प्रीलिम्स की आप एग्ज़ाम दे लीजिए उसके बाद स्टार्ट करिए। तो कौन सा टाइम होता है जब हम आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम धीरे धीरे से सारे टॉपिक को देखते हैं, एक एक टॉपिक को देखेंगे और समझते हैं। और लास्ट में हम एक आंसर क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने टॉपिक होंगे, मतलब शब्द सीमा, संतुलन, सारे चीज़ों को देखते हुए
हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा और आंसर भी लिख के आपको थोड़े बहुत बताएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रश्नों को समझना। प्रश्नों को समझना, प्रश्नों को समझने के लिए ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। आप जितने समझदार होंगे, जितने सारे क्वेश्चन को पहले लिखे होंगे, उतने जल्दी आप क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये आपके विवेक पे निर्भर करेगा कि क्वेश्चन को आप कितना जल्दी समझ लेते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। दूसरी बात है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ें। देखिए, उसमें बहुत बारीकियां होती हैं क्वेश्चन में। एक बहुत छोटे शब्द होते हैं, कीवर्ड होते हैं, और उसी पे सारा आंसर बेस्ड होता है। तो ज़रूरी है इसके लिए कि हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और कीवर्ड जो है इसको अंडरलाइन करें, ठीक है। और उसके बाद है, अगर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका हिंदी में अनुवाद बहुत ही खतरनाक होता है, आप समझ नहीं पाइएगा, उसके लिए ज़रूरी है जहाँ पे आपको दिक्कत हो तुरंत अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। जैसे एक शब्द आता है उपागम, इसका अर्थ होता है दृष्टिकोण, और इसका हिंदी में अर्थ होता है अप्रोच। अगर आपसे पूछा जाए कि अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो 99% लोग बता देगा कि अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण होता है। और हिंदी में अगर दृष्टिकोण भी लिखा जाए तो कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है उपागम, और उपागम ऐसा शब्द है जिस पे हर कोई कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको ऐसे शब्द जहाँ कहीं भी मिले, तुरंत उसका इंग्लिश अनुवाद देखें और वहाँ पे अप्रोच देख के आप समझ जाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश देख सकते हैं। ये भाषा को लेकर कुंठा अपने मन में मत रखिए। भाषा एक जरिया है समझने का, बाकी कुछ नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या उर्दू हो। तो ये मत सोचिए कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो अंग्रेजी क्यों पढ़ें, विदेशी भाषा है, इसकी कोई इतना कुंठा पालने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिसमें सहूलियत हो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आंसर दे दीजिए और पास कर जाइए, मतलब यही है, ठीक है। अब प्रश्न के लास्ट में आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन लिखा होता है उसके लास्ट में लिखा होता है टिप्पणी करें, वर्णन करें, सुझाव दें। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि आपकी जो आंसर की दिशा होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो वो होता है पहला हम देखते हैं, पहला होता है टिप्पणी करें। टिप्पणी करें, इंग्लिश में इसको कमेंट लिखा रहता है। और बीपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन में टिप्पणी करें की बात करता है। टिप्पणी करने में होता है कि कोई भी टॉपिक दिया हुआ है उसकी आप एक जनरल व्याख्या करें, और व्याख्या करने के बाद उसका क्रिटिकली मूल्यांकन करें कि वो कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है। और वो जो आपका मूल्यांकन होना चाहिए वो क्रिटिकली होना चाहिए। आप किसी प्री एज्यूम्ड नहीं होना चाहिए कि ये सही है ये गलत ही है। वो एक मतलब एक रेशनल थिंकिंग के आधार पे होना चाहिए मूल्यांकन आपका। दूसरा है, टिप्पणी करने में आप लिख सकते हैं व्याख्या और मूल्यांकन। दूसरा है आपका होता है सुझाव दें। सजेशन होता है। सजेशन तो इसमें होता है कि कोई टॉपिक आपको दिया हुआ है, उसमें मांगा जाता है कि आप सुझाव दें। तो सुझाव देने में यही होता है कि एक सकारात्मक सुझाव दें कि उस पॉइंट पे काम करने से हमारा, जैसे पॉस्को के बारे में दिया गया है, मानते हैं कि पॉस्को एक्ट के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉस्को एक्ट को प्रभावी बनाने में, एक मिनट, पॉक्सो को प्रभावित बनाने में आप किस तरह से
इसको और प्रभावी बना सकते हैं, आप इसके बारे में सुझाव दें। तो बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं जो अभी लागू नहीं हो पाए हैं, जो एडिटोरियल में हमेशा आते रहते हैं। तो आप उसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरह कुछ राय देंगे कि ये सुधार किया जा सकता है। ठीक है, हर जिला में एक बच्चों के लिए न्यायालय बनाया जाए, ऐसा कुछ सुझाव आए हैं। बहुत सारे इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे केरल वगैरह में इम्प्लीमेंट हुआ है, और सारे स्टेट में भी नहीं हो पाया। तो ऐसे कुछ सुझाव आप लिख सकते हैं कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, इस लड़का का जो अप्रोच है वो पॉजिटिव अप्रोच है, अच्छी बात है। तो ये सब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट आपको लिखने होते हैं सुझाव दे में। अगला पॉइंट है हमारा एग्जामिन। इसका मतलब होता है परीक्षण करें। अब किसी टॉपिक पे क्वेश्चन लिख दिया गया है, अब परीक्षण तो तभी ना होगा जब आप इसका गुण बताएंगे और दोष बताएंगे। आप दोनों तो बता दिए, लेकिन लास्ट में एक आपका कंक्लूजन होना चाहिए जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। आपका कभी भी जो कंक्लूजन होगा पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एग्जामिन में आप गुण बताएंगे, दोष बताएंगे, फिर उसको एक मूल्यांकन करेंगे, अपना कंक्लूजन देंगे जो कि सकारात्मक होना चाहिए। चौथा होता है एनालाइज। विश्लेषण करें। एनालाइज का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हर डायमेंशन पे आप चर्चा करें। इसके दो मतलब होते हैं। ये तो होता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, मतलब इसके हर एस्पेक्ट्स पे आप बात करें। और दूसरा इसका मतलब होता है कि इसके पक्ष को भी लिखें और इसके विपक्ष को भी लिखें। मतलब इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, इसको नेगेटिव कर सकते हैं। दोनों पक्षों को आप लिखेंगे और लास्ट में एक अपना कंक्लूजन देंगे। ये होता है एनालाइज। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है, एक और शब्द होता है, ये हमारा पांचवा हो जाएगा, आलोचना। क्रिटिकली, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन कहते हैं इसको समालोचना भी कहते हैं। आलोचना, समालोचना, समीक्षा भी कह सकते हैं। इन तीनों का अर्थ आप देखेंगे तो एक ही है, और क्रिटिकली एग्जामिन इंग्लिश में इसका वर्ड आता है। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में आप उसके पॉजिटिव पॉइंट को बताएं और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट को भी बताएं। और लास्ट में मतलब आप मोर और लेस देखिएगा तो सारे प्रश्नों का मतलब सारे जो 10 वर्ड हैं उनमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है। जैसे आप कमेंट में देखिएगा, कमेंट में व्याख्या और मूल्यांकन था, लेकिन बाकी सारे प्रश्नों में गुण और दोष सब लिखना है। थोड़ा सा अंतर होगा किसी में। अब जैसे समालोचना की बात करता है, समीक्षा की बात करता है, जहाँ पे समीक्षा लिखा है, हालांकि इन सबका मतलब एक ही है, आलोचना, समालोचना, समीक्षा। लेकिन समीक्षा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप दोनों पॉइंट को इक्वल आप वेट दीजिएगा, गुण और दोष का। लेकिन आलोचना जहाँ लिखा है वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव वाले पॉइंट को थोड़ा सा, अब नेगेटिव का मतलब सकारात्मक सुझाव है, आप उसको सुझाव दे रहे हैं। जो सजेशन मतलब आलोचना के संदर्भ में आप पॉजिटिव बात लिख दीजिए, उसके बाद में आप उसको सुझाव देंगे जो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एकदम खराब है, बेकार है, देश के लिए खराब नीति है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एक उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे जवाब में, वो आलोचना हुआ, और लास्ट में आप एक मूल्यांकन करेंगे। मतलब सारे अगर आप शब्दों को देखें तो अंतर बहुत थोड़ा बहुत है, और ये आपको प्रैक्टिस में तभी आएगा जब आप इसको जीवन में लाएंगे। मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। मेरे लिए आसान इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस पे काम कर रहा हूँ। आपके लिए नया हो सकता है, आप भी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें, आपके लिए आसान हो जाएगा।
ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए, ये तो सारे मेन पार्ट हो गए। ठीक है, अब हमारा तकनीक क्या होगा, वो कौन कौन सी तकनीक है जो इम्पोर्टेंट है एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए। अब रूपरेखा क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, ये किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है तो सबसे पहले वो इन्हीं टॉपिक पे फोकस करता है। इसमें आता है आपको इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, दूसरा में आता है मेन बॉडी, और तीसरा में आता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों टॉपिक जो हैं किसी भी प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और आप मान के चलिए कि सभी प्रश्नों में ये लिखना जरूरी होता है। कंक्लूजन किसी किसी क्वेश्चन में आप नहीं लिख सकते, ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन में ज़रूरी होता है। और हम ये भी देखेंगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। और मेन बॉडी जो है, ये मेन बॉडी डिपेंड करता है कि आपका ये टेल वर्ड क्या है, एनालाइज है, आलोचना है, एग्जामिन है, या सजेशन है, या कमेंट है। इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो मेन बॉडी होगा कैसे चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। इंट्रोडक्शन, सबसे पहली बात कि इंट्रोडक्शन इतना ज़रूरी क्यों है, आप समझिए। एक होता है सूरत और एक होती है सीरत। सूरत जो होता है आपका आउटलुक होता है, और सीरत होता है आपका अंदर का व्यक्तित्व होता है। ये जो होता है शॉर्ट टर्म होता है। किसी व्यक्ति को हम फर्स्ट इम्प्रेशन में देखते हैं तो उसकी सूरत, देखिए सूरत का सेंस यहाँ पे गोरा काला नाटा मोटा ये मत समझिएगा, उसका जो बाह्यमुखी व्यक्तित्व है वो समझिएगा। मतलब उसका जो आउटलुक है, ये नहीं कि प्रकृति ने उसे कैसे बनाया। सूरत का यहाँ पे सेंस ये है कि उस व्यक्ति ने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा है, कितनी स्वच्छता से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, ये इसका मतलब है। तो सूरत का मतलब आप नेगेटिव सेंस में या मत लीजिएगा, हम मेन आंसर राइटिंग के सेंस में ले रहे हैं। यहाँ पे उसका आउटलुक प्रदर्शन कैसा है, कैसे अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है किसी के सामने। आप किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, वेलकम करते हैं, तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है वही आपका सूरत है। तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर राइटिंग के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में समझिएगा। और सीरत जो है, सीरत आपका होता है कि आपका कोई दोस्त है, तो आपका दोस्त इसीलिए है क्योंकि आपको अपने दोस्त की सीरत पसंद है। क्योंकि लॉन्ग टर्म यही मायने रखता है, आपका दोस्त काला है या गोरा इस पर डिपेंड नहीं करता है, उसका व्यक्तित्व आपको प्रभावित करता है। तो ये लॉन्ग टर्म होता है और सूरत शॉर्ट टर्म होता है। तो इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो समझिए आपका सूरत है। मतलब पहले जब एग्जामिनर पढ़ता है इंट्रोडक्शन, तो नहीं एक पहले लाइन दूसरी लाइन पढ़ के वो नहीं समझता है कि आप में नॉलेज का लेवल कितना है, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, नहीं समझता है। लेकिन जब पहले नज़र पे उसको नज़र पड़ता है ना, इंट्रोडक्शन देखता है कि पहला लाइन में लड़का बहुत अच्छा लिखा है, तो उसको एक प्रथम दृष्टया जो कहते हैं ना, इंप्रेशन अच्छा बनता है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है एक सूरत का काम करता है, और मेन बॉडी जो है और कंक्लूजन जो है वो आपको सीरत का काम करता है। ये मेन बॉडी और कंक्लूजन आपको सीरत का काम करता है, और जो इंट्रोडक्शन है आपको सूरत की काम करता है। तो जब तक आप एग्जामिनर को अपने इंट्रोडक्शन से प्रभावित नहीं करेंगे, तब तक कोई यहाँ तक पढ़ने के मूड में रहता नहीं है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्यों। लेकिन अब जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप जो इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं XYZ जो भी नाम है आपका, आप यहाँ से एजुकेशन लिए हैं और ये काम कर रहे हैं, और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ या नौकरी में हूँ या जो भी आप बोलते हैं, और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना, चेस खेलना, जो भी है। तो आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक, देखिए इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है कि एकदम छोटे शब्दों में
3-4 लाइन में आप अच्छे शब्दों के साथ इंट्रोडक्शन को बोर्ड के सामने रखें। और इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक ये मदद करता है बताने में कि आपका अब जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। बहुत लोग का इंट्रोडक्शन ही खराब हो जाता है और वहीं से उनका इंटरव्यू का पूरा लेवल खराब हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कैसे? इंट्रोडक्शन हम बहुत तरीके हैं, लेकिन जो फेमस 2 तरीके मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। पहले तो कोई भी टॉपिक दिया हुआ है तो उसको आप जो उसमें जो जो कीवर्ड दिया हुआ है, कीवर्ड को पकड़ें और उसको आप परिभाषित करने की कोशिश करें। जैसे कि जलवायु परिवर्तन का जिक्र किया हुआ है, उस पर रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जलवायु परिवर्तन को पहले परिभाषित करें, उसके बारे में समझा, 1 या 2 लाइन में परिभाषा लिख दें। उसके बारे में अगर कोई रिपोर्ट आया है तो उसको आप वहाँ पे डाल सकते हैं कि फलना रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 2% का राइज होगा, जो भी हो, ये सब आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का परिभाषा लिखते हुए कि ये इसमें चुनौतियां हैं और इस सुझाव भी इसमें निहित हैं, और आगे आप स्टार्ट कर दीजिए। मतलब 2-3 लाइन में आंसर। अच्छे आंसर का मतलब होता है कि किसी अननोन पर्सन को दिया जाए तो वो पढ़े तो समझ जाए कि ये टॉपिक क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन पे समझ जाए कि हाँ जलवायु परिवर्तन है क्या। तो सबसे पहले उसको परिभाषित करना जरूरी होता है। तो कीवर्ड को पहले परिभाषित करें। अगला टॉपिक है, अगला तरीका है कि परिभाषा बहुत सारे टॉपिक, अब जैसे इतिहास का क्वेश्चन है, चोल काल पे क्वेश्चन है, तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे आप? आईआर का क्वेश्चन है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो दूसरा एक और तरीका है कि अगर आईआर का क्वेश्चन है, चाहे आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, चाहे साइंस का क्वेश्चन है, अभी कोरोना पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो कोई, तो उसके लिए ज़रूरी है कोई रिपोर्ट आया हो। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो रिपोर्ट आपको पता ही चलेगा। बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, हर टॉपिक पे रिपोर्ट आते रहते हैं। तो कोई रिपोर्ट अगर आपको पता हो तो उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करें कि इस रिपोर्ट में इसके संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। इससे होता है ना कि ये दोनों तरीका से बहुत प्रचलित तरीका है दोनों। इससे होता है कि एक एग्जामिनर को प्रामाणिकता मिल जाती है, ऑथेंटिसिटी मिलती है कि लड़का पढ़ा हुआ है। और जब इंट्रोडक्शन ही पढ़ता है ना तो प्रभावित हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ लड़का इन डेप्थ नॉलेज इसका किया हुआ है टॉपिक का, और वो आगे पढ़ने में रुचि दिखाता है। ठीक है, मानते हैं इतिहास का क्वेश्चन है तो वहाँ पे तो आप परिभाषा नहीं लिख सकते हैं, इतिहास में कहिएगा रिपोर्ट भी नहीं आता है। जैसे विजयनगर पे क्वेश्चन आ गया तो विजयनगर के बारे में कुछ भी पूछा गया तो आप ऐसे आप इतिहास के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि वहाँ पे टाइमलाइन का थोड़ा सा आप मेंशन करिए। अब विजयनगर के बारे में क्वेश्चन आ गया तो आपको तो पता होगा कि 1336 में विजयनगर की स्थापना होती है। चलिए आपको ये भी नहीं पता है, भूल गए, तो मेंस का यही ब्यूटी है कि अगर आप ऑथेंटिक चीज़ भूल जाते हैं, मतलब डेट सन भूल जाते हैं, आप शताब्दी तो याद रखिएगा। चलिए आप शताब्दी भी भूल जाते हैं, किस सदी में हुआ, शताब्दी में हुआ, भूल गए, आप इतना तो याद आपको होगा ना कि वो प्राचीन में काल में हुआ, एंशिएंट में हुआ, मेडाइवल में हो गया या मॉडर्न पीरियड में हुआ। आप इतना लिख सकते हैं कि मेडाइवल पीरियड में जब दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय विजयनगर की स्थापना होती है। देखिए ये आप डेट सन ईस्वी सब भूल गए हैं, लेकिन एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि नहीं लड़का इन डेप्थ नॉलेज रखा हुआ है। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था दिल्ली में और उसी समय विजयनगर की स्थापना होती है। यानी कि जो लड़का बात कर रहा है 1336 का जिक्र कर रहा है। एग्जामिनर को पता सब होता है, केवल उसको बताना है कि हाँ भाई हमको भी पता है ये चीज़, और आप ऐसे लिखते हैं। और यही मेंस का ब्यूटी है कि आप फैक्चुअल चीज़ों को भूल भी सकते हैं। जैसे मानते हैं आपको दांडी मार्च भूल गए, रॉलेट एक्ट ये हम एग्जाम्पल लेते हैं, रॉलेट
एक्ट कब हुआ था भूल गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भूलेगा नहीं, हम एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। आप भूल गए कब हुआ, आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि 20वीं सदी के शुरू में या पहले दशक में, दूसरे दशक में, आप लिख सकते हैं ना। दूसरे दशक में रॉलेट एक्ट की घटना हुई थी। एग्जामिनर इसको गलत नहीं मानेगा, मानेगा कि लड़का को पता है। आप 17, 19, 20 कब हुआ था आपको कन्फ्यूज़न है, लेकिन दशक की बात तो आप कर सकते हैं, इतना तो नहीं भूलेंगे, इतना तो आप पढ़े ही होंगे। तो यही मेंस का ब्यूटी है कि आपको शब्दों से थोड़ा खेलना होता है। आप जहाँ पे भूल जाएं वहाँ पे थोड़े बहुत इधर उधर करके आप आंसर को लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। हाँ, इतिहास के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप बताएं कि अगर जिक्र हो रहा हो मेडाइवल में, तो दिल्ली में शासक किसका था, और थोड़ा सा टाइम पीरियड का वहाँ पे मेंशन करें। अब चोल शासन के बारे में, चोल साम्राज्य का जिक्र है तो वहाँ पे थोड़ा आप टाइम पीरियड का जिक्र कर दें। हर्षवर्धन का जिक्र है तो वहाँ पे आप थोड़ा उसका भी टाइम पीरियड की जिक्र कर दें कि 605 से 610, 20 जो भी हो। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, नो डाउट, तो 7वीं सदी में कर दीजिए। तो यही सब क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जहाँ से आप इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे तो आपको लीड मिल सकता है। दूसरा पार्ट है आपको मेन बॉडी। मेन बॉडी में तो हम जैसे आपको बताए कि जो आपका टेल वर्ड होगा, व्याख्या, टिप्पणी, कमेंट जैसे होगा, उसी के हिसाब से आप इंट्रोडक्शन के बाद इसको लिखेंगे उस टॉपिक के। देखिए, अगर आपको इन सारे टॉपिक में जो हम बताए हैं, सुझाव दें, एग्जामिन, एनालिसिस, आलोचना, समालोचना, समीक्षा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल फंडा रखिए। आप क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे करिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, उस टॉपिक के बारे में जो जो अच्छाई है, पॉजिटिव सेंस है, आप उसको लिखिए। उसके बाद थोड़े से उस टॉपिक के बारे में सुझाव लिखिए। आलोचना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें सुझाव दीजिए। मतलब पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, 2 नंबर पे उसकी अच्छाई क्या है वो पॉजिटिव, इसमें ये बातें कही गई है इस बिल के बारे में या इस टॉपिक के रिगार्डिंग ये बातें कही गई हैं, आप उनको लिख लीजिए। तीसरा टॉपिक हो जाएगा सुझाव। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में हम निम्न सुझाव दे सकते हैं और ये अगर सुझाव को अपनाया जाए तो इसको और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप इन मेथड के हेल्प से एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप सारे और जो तकनीक है आप समझ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट आप ऐसे ही करें लिखने को, ठीक है। अब कंक्लूजन है, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? कंक्लूजन के लिए होता है एक सकारात्मक, ये तो सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा है कि तटस्थता से, मतलब न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए कि हाँ, ये नहीं है कि भले आप प्री अज्यूम्ड उस टॉपिक के बारे में नेगेटिव ख्याल रखते होंगे, लेकिन कंक्लूजन में आपको तटस्थता के साथ उसके पॉजिटिव चीज़ों को लिखना है। ये नहीं लिखना है कि ये खराब है, बेकार है, बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। आप एक पॉजिटिव अप्रोच पे लेकर चलना है, ठीक है। अब कंक्लूजन हो गया। अब कुछ और बातें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, आगे हम देखते हैं। अब शब्द सीमा क्या होनी चाहिए? शब्द सीमा, अब जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन आता है 36 मार्क्स का और 38 मार्क्स का। ए और बी सेक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो 38 मार्क्स का होता है, ए प्लस बी सेक्शन का, और सी सेक्शन का क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। तो कुछ लोगों में डाउट है कि हम कितना पेज लिखें, कितना शब्द लिखें। तो शब्द सीमा आपको एवरेज मान के चलिए कि 500 शब्द होना चाहिए, ठीक है। 500 शब्द आप लिखिए, आपका सफिशियंट है। अब 500 शब्द कितना होगा? 500 शब्द अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो 4 पेज में आपका
आ जाएगा। ठीक है, एक पेज में लगभग 100 से 120 शब्द होते हैं। अगर आप खूब अलग अलग लिखते हैं तो मतलब मान के चलिए कि 110 शब्द होंगे आपको एक पेज में, तो 4 से किसी क्वेश्चन में 4 पेज और किसी क्वेश्चन में 5 पेज आप यही टारगेट लेके चलिए, तो बीपीएससी के लिए एक आंसर राइटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा 34 पेज का कॉपी आता है, भरना बड़ा मुश्किल होता है। आपको बीपीएससी में 34 पेज का कॉपी भरना मुश्किल है, यूपीएससी तो 50 पेज का देता है, वहाँ पे कैसे भरिएगा? तो बीपीएससी तो कम ही देता है। कुछ लोग कहता है कि 36 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, जो कि लिखना बड़ा बेकार है, वो कम देना चाहिए। तो भाई जब यूपीएससी आप दीजिएगा तो 125 नंबर का एक एस्से आता है, तो वहाँ पे कैसे लिखिएगा? तो कहने का सेंस है कि जो बीपीएससी का पैटर्न है उस पर आप क्रिटिकली सोचिए, जो है ठीक है, हमको उसमें बेटर करना है, ये सोचना है। तो शब्द सीमा हो गई कि आप 4 से 5 पेज लिखिएगा और 500 शब्द लगभग इसमें आपका पूरा 4 पेज में अगर आप ख़त्म करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, और 5वां पेज में ख़त्म हो ही जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ते हैं तो फिर आपके लिए नुकसानदायक है। तो अगर आप 4 पेज भरते हैं, 8 क्वेश्चन लिखना होता है, तो 8 गुने 4 32 पेज आपका हो गया। 34 पेज दिया ही है, कौन ज़्यादा दिया है? बीपीएससी तो मान के चल रहा है कि आप इतना लिखिएगा, और आप उंगली मत उठाइए बीपीएससी पे। वो क्वेश्चन अगर पेपर में इतना पेज दिया है तो डिमांड करता है कि आप इसको भरिए, और भरिए मतलब पढ़ के भरिए। तो ये सोचना बेकार है कि ज़्यादा पेज है और ज़्यादा नंबर का है, जो है उसी में करना है। शब्द सीमा के बाद हम देखते हैं संतुलन कैसे बनाएंगे। एक अच्छे उत्तर में हम संतुलन कैसे बनाएंगे? तो संतुलन देखिए, कुछ मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लोग लिखता है, तो एक में क्या करता है, पूरे डिटेल में लिखेगा 6 पेज, और लास्ट वाला जब 8वां क्वेश्चन लिखेगा तो इतना जल्दीबाजी में रहेगा, लिखेगा 3 पेज। ये बहुत गड़बड़ तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्टार्ट में ही देखिए, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, एग्ज़ाम के पहले टेस्ट पेपर अवश्य ही देना चाहिए आपको। उससे क्या होती है, यही सब छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप सीखते हैं। तो 10, 20, 25 आप टेस्ट दीजिएगा तो शुरुआत में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिख पाइएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा, और 20-25 जब टेस्ट दे दीजिएगा तो आपका ये संतुलन बन जाएगा और आप बढ़िया से लिख पाइएगा। अब होती है एक प्रामाणिकता। आप अपने उत्तर में कैसे कहेंगे कि मेरा उत्तर ज़्यादा बेहतर है और अमुक व्यक्ति का उत्तर बढ़िया नहीं है? जैसे आप पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, तो आप ग्राम पंचायत का जिक्र करना है, तो वहाँ पे आप जिक्र करिए कि डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का जिक्र किया हुआ है। तो ऐसे आपके उत्तर में ना एक ऑथेंटिसिटी आती है, एक वेट आता है, एग्जामिनर समझेगा कि हाँ ये मतलब लड़का पढ़ा हुआ है। मानते हैं हिस्ट्री का जिक्र है, हर्षवर्धन की बात आप कर रहे हैं, तो हर्षवर्धन के बात में लिखिए कि आरसी मजूमदार कहते हैं कि हर्षवर्धन जितने अच्छे से तलवार पकड़ता था उतने ही अच्छे से कलम पकड़ता था, मतलब वो बहुत अच्छा राइटर भी था। तो अब हर्षवर्धन में आरसी मजूमदार का अगर आप जिक्र कर देते हैं और ये कोट जब करते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं, इस लड़के ने हर्ष के बारे में हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, इन डेप्थ नॉलेज है इसको। फिर से आईआर का ऐसे ही जिक्र आता है, तो वहाँ पे आप मैप बना दीजिए। मानते हैं बिहार के संदर्भ में कुछ पूछा गया है, बिहार और नेपाल के संदर्भों के बारे में, तो आप बिहार और नेपाल का मैप यहाँ पे बना देंगे और समझा देंगे कि ये जो पॉइंट है यहीं पे सारा विवाद का जड़ है। तो एग्जामिनर को दिमाग में डायरेक्ट वहाँ पे हिट करेगा, और आपके जो लेखन की कला होती है, जो राइटिंग स्किल होती है, उसके थ्रू एग्जामिनर को आप मतलब एक जर्नी करा रहे होते हैं। और जब एग्जामिनर को जर्नी करने में मज़ा आता है तो वो जब खुश होता है तो खुशी को जाहिर करता है नंबर में, और जब टेंशन में आता है आपके लेखनी से तो वो भी जाहिर करता है आपको नंबर देके। तो दोनों आपके हाथ में है। तो आईआर के क्वेश्चन में आप मैप बना दीजिए और दर्शा दीजिए कि ये जो पॉइंट है वहीं पे सारा डिस्प्यूट है, चाहे भारत चाइना का जो संदर्भ है, जो भी हो, आईआर में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये हो गया संतुलन कैसे बनाएं, और दूसरा पार्ट हो गया हमारा भाषा शैली।
भाषा शैली की हमने ऊपर बात की थी कि भाषा शैली आपकी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे शब्द हैं जो हम इंग्लिश में ही जानते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको अप्रोच, दृष्टिकोण, और उसका हिंदी होता है उपागम। तो ऐसे शब्दों में हम अप्रोच भी, अगर आपको अप्रोच का हिंदी नहीं पता है तो उसको देवनागरी में अप्रोच ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा इंग्लिश के शब्द अगर आपको हिंदी में नहीं पता है तो उसको देवनागरी में ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती, आप लिखिए। दूसरी बात है कि आपकी जो भाषा शैली हो, आंसर में एक प्रवाह होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखिएगा, वो आदमी जब बोलता है या लिखता है तो उसको जब लिखने को पढ़िएगा या उसकी आवाज़ को सुनिएगा तो एक प्रवाह होता है, भले उसमें कंटेंट नहीं हो लेकिन उसके लगता है कि अरे बड़ा अच्छा बोल रहा है। तो आपके लेखनी में ऐसा ही चीज़ होना चाहिए कि जो दूसरा वर्ड है पहले को परिभाषित करे और तीसरे शब्द की भूमिका बनाए। मतलब इंटरलिंकिंग होना चाहिए कि पहला जो जो शब्द है वो दूसरे का एक्सटेंशन हो, ठीक है ना। मतलब जो ये शब्द है, दूसरा शब्द है, पहले को परिभाषित करते हो और इसकी भूमिका हो जो तीसरा शब्द हो। मतलब एक गजब का लिंकिंग होना चाहिए आप में कि अगर एग्जामिनर पढ़े तो आपके लेखनी के प्रवाह में वो बह जाए, और लेखनी के प्रवाह में उसको जितना अच्छा लगेगा वो आपके राइटिंग स्किल को उतना ही अच्छा समझेगा और नंबर उतना अच्छा देगा। उसके बाद आती है शुद्धता। देखिए, शुद्धता बहुत ज़रूरी है। शुद्धता में दो चीज़ होती है, एक ग्रामर का मिस्टेक और दूसरा होता है स्पेलिंग का मिस्टेक। करता है, करती हूँ, कहाँ हूँ लगना चाहिए, कहाँ है लगना चाहिए, कहाँ पे की का इसका यूज होगा, कहाँ पे इसका यूज होगा, आपको पता ही नहीं है। तो ये सारे चीज़ों से ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जामिनर का बहुत मूड ऑफ हो जाता है। क्योंकि मान के चलता है कि आप कल के एसडीएम बनेंगे और आप कहीं लेटर लिखेंगे और उसमें इन सारी गलतियों का रहेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। तो शुद्धता पे बहुत ध्यान दीजिए और ना ही स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें शुद्धता को बहुत, अगर आपका एक पेज आप लिखते हैं उसमें एक भी अशुद्धि नहीं हो तो बहुत सारे लोग इसको बहुत अप्रिसिएट करते हैं। और ख़ास कर दो हिंदी का पढ़ा हुआ लिखा हो, वो तो चाहे इंग्लिश जो पढ़ा हो और इंग्लिश का आप ग्रामर मिस्टेक कर दें या स्पेलिंग मिस्टेक कर दें तो मतलब बहुत नर्वस टाइप हो जाता है। पढ़े लिखे लोग इसको बहुत वेटेज देते हैं, तो ये ज़रूरी होना चाहिए। और दूसरा बात है, तो ये हो गया अप्रोच, हो गया प्रवाह, हो गया शुद्धता, हो गया। ये मतलब भाषा शैली में दो तीन चीज़ें, और एक और चीज़ है लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए। तो लैंग्वेज तो हिंदी के साथ साथ आप देवनागरी का यूज़, हिंदी लिखने में आप देवनागरी का यूज़ करें। कहीं कहीं अंग्रेजी को भी आप वैसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो गूढ़ शब्द हैं, जैसे गूढ़ शब्द समझ में नहीं आता है किसी किसी को, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे उपागम हो गए, ऊपर में आपको बताए थे उपागम। इन सब शब्दों को ना लिखने से आप बचिए, क्योंकि इसका मतलब आपको भी नहीं पता है, एग्जामिनर को भी कम ही पता रहता है। तो जो शब्द हमारे दैनिक जीवन में प्रचलन में है, चाहे वो अंग्रेजी को, फारसी को, उर्दू को, संस्कृत को, कोई भी शब्द जो प्रचलन में है उनको लिखिए। जो पेपर में आए दिन आ रहे हैं उन शब्दों को लिखिए। अब आपको मानते हैं उर्दू अच्छी आती हो, उर्दू आपको अच्छी आती हो तो उर्दू के वैसे शब्द को लिखिए जो प्रचलित में है, प्रचलन में है। ऐसे शब्दों को मत लिखिए जो प्रचलन से बाहर हैं। जैसे हिस्ट्री में एक शब्द है मालफूजियत। अब इसका मालफूजियत के आंसर जो हिस्ट्री पढ़ा हो वही बता सकता है। अब ऐसा कहीं शब्द मालफूजियत का जिक्र कहीं आप कर दीजिए, अब एग्जामिनर पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा। मानते हैं आप पॉलिटी में इसका जिक्र कर दीजिए, पॉलिटी का टीचर हो, उसको मालफूजियत शब्द का पता ही नहीं है तो समझ ही नहीं पाएगा आप लिख क्या रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को आप लिखने से बचिए। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, जो भी शब्द हो जो प्रचलन में हो वही शब्दों को आप लिखिए। और लास्ट में हम देखते हैं कि जब सब कुछ हो जाएगा तब प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए। मतलब जब एग्जामिनर आपका पेपर को देखे तो उसको कैसा फील होना चाहिए, ये चीज़ है। जैसे आप होटल में कहीं जाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टर आता है, उसके बाद मेन कोर्स आता है। कभी ऐसा हो आपके साथ कि पहले मेन कोर्स आ जाए
और स्टार्टर बाद में आए, आपका मूड ऑफ हो जाएगा देख के। वैसे ही प्रस्तुतिकरण में डिपेंड करता है कि जब एग्जामिनर पन्ना को पलटे तो पहले क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, और उसका आउटलुक क्या है, देखने में वो कितना प्रभावी लग रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसमें कुछ टॉपिक है। पैराग्राफ, आप पैराग्राफ को कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ पे बुलेट पॉइंट का यूज़ करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप आईआर के क्वेश्चन में कहाँ पे डायग्राम का यूज़ करते हैं, डायग्राम का आप कितना यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर पेज में आपका डायग्राम हो, वो भी एक लिमिट तक होना चाहिए। आपका पेन का क्वालिटी क्या है, ऐसा पेन है कि कहीं कहीं स्याही निकल रहा है उसका, ये भी नहीं हो कहीं कहीं चल ही नहीं रहा, ऐसे हो गया एकदम, यहाँ पे बीच में गायब हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो अच्छी पेन लगे एक पेन को चूज़ करिए और उसी पेन से एग्ज़ाम को लिखिए। हालांकि पायलट पेन से एग्ज़ाम देना काफ़ी बेटर होता है, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको जो पसंद हो उसे लिख सकते हैं बॉल पेन से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि अब सब तो हो गया, अब हम आंसर लिखना कब स्टार्ट करें, कब शुरू करें। कुछ लोगों का मानना है कि डे 1 से स्टार्ट करें, कुछ लोगों का मानना है कि प्री हो जाए, प्री के बाद करें। हालांकि ये दोनों लॉजिक खराब है। क्यों खराब है मैं बता रहा हूँ। डे 1 से तो आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं। अब कोई बच्चा को स्कूल आप भेजिए और कहिए उसी दिन से वो सेंटेंस बनाने लगे, नर्सरी में या एलकेजी यूकेजी में उसको भेजिए, कहिए कि उसी दिन से सेंटेंस बनाने लगे, तो ये मतलब तो ज़्यादा ही आप उम्मीद पाल रही हो उससे। ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले वो पढ़ेगा, वर्ड को सीखेगा, फिर दो दो अक्षर को जोड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो दो तीन महीने 6 महीने या साल भर के बाद सेंटेंस बनाएगा। तो डे 1 से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये सवाल हिस्ट्री का होता है, और कहाँ इसमें सोसाइटी घुस जाता है ना ये पता नहीं होता है। क्वेश्चन पॉलिटी का होता है, लेकिन कहाँ इसमें आईआर घुस जाता है ना ये पता नहीं होता है। कहाँ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल लिखना है आपको डे 1 में पता नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे सिलेबस को जब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स मेंस का अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, फिर आप मेंस आंसर राइटिंग की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, आप आधा सिलेबस आपका हो गया है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर होता है कि आपको सिलेबस एक बार कवर हो जाए फिर करिए तो ज़्यादा समझ आएगी। दूसरा होता है प्रीलिम्स के बाद, ये तो और बेकार तरीका है। प्रीलिम्स के बाद आपको 3 से 4 महीना, हालांकि बीपीएससी 6 मंथ भी दे देता है, कभी कभी अक्सर देता है, तो 6 महीना में आप स्टार्ट करिएगा। और कोई व्यक्ति 1 साल पहले 2 साल पहले स्टार्ट कर चुका हो तो उससे आप कहाँ से कम्पीट कर पाइएगा। तो ये बेहतर रणनीति नहीं है प्री के बाद करने की। आप एक बार प्रीलिम्स की या मेंस की दोनों की एक बेहतर कोचिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से एक पूरे सिलेबस को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मेंस आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया होगी। हालांकि आपका 60-70% भी सिलेबस कवर हो चुका है तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डे 1 से करने का कोशिश मत करिए। आप निगेटिविटी में चले जाइएगा, आप ना पढ़ पाइएगा ना कुछ लिख पाइएगा। तो ये हो गया कि कब स्टार्ट करें, आप समझ गए। तो हम बहुत लंबा लेक्चर हो गया, यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखना था लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाएगा। और आप इसको देखें और जो हो की पॉइंट है आप उसको नोट करें। और मुझे उम्मीद है कि आपके आंसर राइटिंग में ये कुछ मदद करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।